वो पानी पेड़ की जड़ में डाल देता। हरे रंग के बजाय सुनहरे रंग में बदल जाता है और सोने के ढेर सारे सिक्के पेड़ की जड़ से निकलकर जमीन पर गिरने लगते हैं, जिन्हें देख मोहनलाल आखिर कैसे जो किसान कर से दबकर करने वाला था आत्महत्या, कैसे उसका घर सोने से भर गया। अरे ये तो गजब ही हो गया। वो है ना अपना पड़ोसी मोहनदास, रातों रात ऐसा कमाल हुआ कि उसके पास तो सोने के ढेर लग गए। ऐसे कैसे भाई, मैं नहीं मानता। अरे कल की तो बात है जब उसने खुद को मारने की कोशिश की। गरीबी और कर्ज की वजह से उसमें सोना तो दूर एक सिक्का भी नहीं होगा। तुझे नहीं यकीन तो खुद जाकर देख ले। मैं तो ये पता लगाने जा रहा हूँ कि उसके पास इतना सोना आया कहाँ से, ताकि मुझे भी कुछ सोना मिल जाए। रातों रात पूरे गगनपुर गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी। ये कहानी है गांव में रह रहे एक खुशहाल जीवन बिताने वाले मोहनलाल की। सुनिए जी, आप थोड़े थके हुए लग रहे हैं। आज खेतों में ज्यादा काम था क्या? काम मैंने खुद कहाँ किया, वो राजू है ना, वो सब करता है। मैं तो मजे से आराम करता हूँ। भगवान ने एक सफल जीवन दिया हुआ है, भगवान का जितना धन्यवाद करूँ कम है। सही बोल रहे हो जी। आपने अपने जीवन में इतनी मेहनत की है कि अब हम सुकून से बैठकर आने वाला जीवन जी सकते हैं। हाँ सही बोल रही है तू। चल खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। जी बस अभी लाई। नहीं, मेरे होते हुए तुम लोग इतने सुकून से नहीं रह सकते। मैं बड़ा भाई होकर भी पीछे रह गया और तू छोटा होकर भी इतनी आगे निकल गया। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे काम ना लगने का गुस्सा नहीं है, गुस्सा है तो मोहनलाल की कामयाबी का। मेरे पास उससे ज्यादा धन था, माता पिता से सारा धन मैंने छीन लिया था। मोहनलाल के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो मुझसे आगे कैसे निकल गया। कमल गुस्से से भरा हुआ अपने घर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या आज भी काम नहीं लगा आपका? मुझे काम ना लगने का गुस्सा नहीं है, गुस्सा है तो मोहनलाल की कामयाबी का। मेरे पास उससे ज्यादा धन था, माता पिता से सारा धन मैंने छीन लिया था। मोहनलाल के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो मुझसे आगे कैसे निकल गया। अरे आप नहीं जानते मोहनलाल भाई साहब कितने मेहनती है। उन्होंने जो भी हासिल किया है अपनी मेहनत से किया है। तो क्या मैं मेहनत नहीं करता? कहाँ मेहनत करते हो? आपके माँ और पिता से मिला सारा धन तो आपने ऐसे ही उड़ा दिया, और कोई काम भी आपसे होता नहीं, तो पीछे तो रहोगे ना। अब तू भी मेरी बेइज्जती करेगी। खैर, मोहनलाल ने दिन रात मेहनत करके वो जमीन खरीदी जिस पर पूरे गांव से ज्यादा और अच्छी फसल उगती है। वो जमीन ही उसकी ताकत है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। भगवान के लिए कुछ उल्टा सीधा मत कर देना उनके साथ। इतना समय उनको बर्बाद करने में लगाते हो, उतना समय कुछ काम में लगाओ, तो हम भी ऐसी 4 जमीनें खरीद ले। कमल का ध्यान ज्योति की बातों से हट चुका था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। सुबह होते ही वो मोहनलाल के घर पहुंच जाता है। अरे कमल भैया, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? मुझे तेरी मदद चाहिए मेरे भाई। कैसी मदद, खुलकर बताओ। भाई, घर में ना राशन है ना एक पैसा, ऊपर से तेरी भाभी को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसका ऑपरेशन 2 दिन के अंदर करवाना होगा। सबके सामने हाथ फैला लिया, गिड़गिड़ा लिया, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तू मेरी मदद कर दे। ये सुनकर मोहनलाल थोड़ी चिंता में आ जाता है। खाने का तो ठीक है भाई, पर ऑपरेशन में तो बहुत पैसा लगता है ना, इतने में कैसे? पूरे 50,000 लगेंगे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, दे दे भाई, वरना मेरी पत्नी मर जाएगी। पर मेरे पास मेरी पूरी जिंदगी की बचत सिर्फ 50,000 ही है,
उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं तेरे पैसे जल्दी देने की कोशिश करूंगा, मदद कर दे भाई। ठीक है, अपना तो भगवान मालिक है। मोहनलाल तरस खाकर अपने सारे जुड़े हुए पैसे कमल को दे देता है, जिसे देखकर कमल बहुत खुश हो जाता है और वहां से सीधा मोहनलाल के खेतों में पहुंच जाता है। तेरे सारे जुड़े पैसे मैंने धोखे से ले लिए हैं और मैं तेरी ये जमीन भी बंजर कर दूंगा, जिसके बाद तू कभी कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। तेरी हिम्मत टूट जाएगी और तू सड़क पर ही आ जाएगा। उसके बाद तू हमेशा मेरे से पीछे रह जाएगा और मैं इन पैसों से नया कारोबार शुरू कर लूंगा। कमल मोहनलाल के खेत में जमीन बंजर करने के लिए एक दवाई छिड़क देता है और उसके बाद उसमें आग लगाकर वहां से आ जाता है। अरे भाग्यवान, आज राजू छुट्टी पर है, इसीलिए मैं देरी से आऊंगा, ठीक है? पर खाने के समय तो आ जाना, भूखे कैसे काम करोगे आप? काम से बढ़कर मेरे लिए मेरी भूख भी नहीं है, रात को आके खाऊंगा, ठीक है? अभी मैं जाता हूँ। ठीक है जी, वैसे भी काम के आगे कौन सा आप मेरी सुनने वाले हो। मोहनलाल खेतों की तरफ चल देता है और खेत पर पहुंचकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। जंगल में लगी आग को देखकर वह जमीन पर बैठकर रो पड़ता है। मेरे खेत, मेरी फसल, मेरी जमीन, हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी फसल को किसी की नजर लग गई, अब मैं क्या करूंगा? थोड़ी ही देर में उस जंगल की फसल जलकर राख हो चुकी थी। मोहनलाल भी थक हार कर घर लौट आया। उसे देखकर लीला हैरान हो जाती है। आप इतने जल्दी कैसे आ गए? आप तो रात को आने वाले थे ना? मोहनलाल अपनी पत्नी को सब बता देता है, जिसे सुनकर वो भी सहम जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो बर्बाद हो गए। अपने बच्चों को कैसे पालेंगे हम? तू चिंता मत कर, मैं उस जमीन पे फिर से फसल बोऊंगा, मेहनत करूंगा तो वो फिर से हरी भरी हो जाएगी। कैसे करोगे जी? उस जली हुई जमीन को फिर से हरी भरी करने के लिए, फिर से फसल बोने के लिए उसको तैयार करने में सिर्फ मेहनत नहीं, पैसा कितना लगेगा पता है आपको? पैसा है तो हमारे पास 50,000 रुपए हैं जो मैंने जोड़ के रखे हैं। कहाँ है पैसे? वो पैसे आपने आज ही दिए ना अपने भाई को ऑपरेशन के लिए। अरे हाँ, ये मुझसे क्या हो गया? भगवान, क्या करूं अब मैं? ये सुनकर मोहनलाल अपना सर पीट लेता है। सुनिए जी, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप कमल भाई साहब के पास जाओ, उनसे पैसे वापस ले लो। तुम सही कह रहे हो, मैं भी जाता हूँ। मोहनलाल कमल के घर जैसे ही पहुंचा तो उसकी पत्नी को देख मोहनलाल पूछता है, भाभी जी, कमल भैया कहाँ हैं? और आपके ऑपरेशन का क्या हुआ? कब है आपका ऑपरेशन? मेरा ऑपरेशन क्यों होगा भाई साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर कमल भाई आए थे, रो रो कर बता रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए, मैंने दे दिए उनको। हे भगवान, ये कब सुधरेंगे? अरे भाई साहब, आपके भाई ने झूठ बोला आपसे, उल्टा मुझसे ये बोला कि उन्होंने कोई इनाम जीता है, उससे जो पैसे मिले हैं उससे कारोबार करने शहर जा रहा हूँ। इतना बोल वो शहर चले गए। मेरे सगे भाई ने धन के लिए मुझे फिर से धोखा दिया। अब मैं समझ गया हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है। चलता हूँ भाभी जी। मोहनलाल थका हारा फिर वापस घर आ जाता है और लीला को सब बता देता है। अब हम क्या करेंगे जी? पहले भी जब आपके भाई ने सारा धन छीन लिया था तब बहुत बुरे दिन देखे थे, अब फिर से वही सब देखना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, मैं किसी से उधार लेकर फसल बोऊंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, देखना फिर सब अच्छा हो जाएगा। भगवान आपको कामयाब करे जी। अगला दिन होते ही मोहनलाल घर से निकल जाता है और अपने हर जानने वाले के पास जाकर उधार मांगने लगता है, पर कोई उसको उधार नहीं देता। हे भगवान, कितने लोगों के दरवाजे खटखटाए पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। क्या करूं मैं?
अभी घर जाता हूँ, कल सुबह होते ही फिर कोशिश करूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं पर कोई मोहनलाल की मदद नहीं करता। हार कर वो सबसे अच्छे मित्र किशन के पास जाता है। अरे मेरे दोस्त, तू इतने दिन बाद यहाँ पर कैसे? कभी मिलने भी नहीं आता, फिर आज कैसे? मुझे 50,000 रुपए उधार चाहिए मेरे दोस्त, मना मत करना, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। ये सुनकर किशन का चेहरा उतर जाता है। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह है और पैसे अपनी जगह है। मैं तुझे कोई उधार नहीं दे सकता हूँ। क्या फायदा, अभी तो मैं तेरे को दे दूँ, फिर वापस लेने को तेरे पीछे पीछे घूमूं, तो ये मेरे बस की बात नहीं है भाई। ठीक है मेरे दोस्त, तेरी दोस्ती कितनी गहरी थी आज ये भी पता चल गया। हमारी दोस्ती असल में क्या थी याद सामने आई है। चलता हूँ, बुरा वक्त सबके असली चेहरे दिखा रहा है। तुझे जो समझना है समझ ले, पर पैसा चीज ही ऐसी है, एक दिन तुझको भी समझ में आ जाएगी। मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ मेरे दोस्त कि पैसे से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता और बुरे समय में कोई अपना नहीं होता। अब ये एक आखिरी रास्ता है, मुझे ब्याज पर ही साहूकार से पैसे लेने होंगे। मोहनलाल अपने मित्र के घर से भी आ जाता है और एक साहूकार के घर के सामने आकर रुक जाता है। मुझे ब्याज पर ही साहूकार से पैसे लेने होंगे। मोहनलाल साहूकार के सामने पहुंच जाता है। कौन है तू और किस काम से आया है यहाँ? साहूकार जी, मैं एक किसान हूँ। अचानक से मेरी फसल उजड़ गई है। मुझे 50,000 रुपए उधार चाहिए। मेरी फसल उगते ही अगले 2 महीनों में लौटा दूंगा। पैसा तो मैं दे दूंगा, पर तू जानता है ना, अगर 2 महीने में सूद समेत मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे मंजूर है साहूकार साहब, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं समय से पैसा चुका दूंगा। ठीक है। साहूकार मोहनलाल को पूरे 50,000 रुपए दे देता है, जिससे कुछ पैसों को वो घर के खर्चे के लिए अपनी पत्नी को दे देता है और बाकी पैसों को खेत में लगाकर फसल उगाने लगता है। क्या हुआ, आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं? अब तो फसल भी बो दी है, अब क्या परेशान हो? अरे भाग्यवान, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना समय हो गया लेकिन फसल उग ही नहीं पा रही है। मैं कल फिर जाकर देखूंगा कि आखिर बात क्या है। अगले दिन सुबह होते ही मोहनलाल जैसे ही खेतों में पहुंचा तो उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये जमीन तो बिल्कुल सूखी हुई है। जो फसल बोई थी वो भी मुरझा गई। इसका मतलब ये जमीन बंजर हो चुकी है। अब इस पर कभी कोई फसल नहीं उगेगी। ये जरूर मेरे भाई कमल का किया धरा है। उसी ने आग लगाने से पहले मेरी जमीन पर दवाई लगाई थी। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर गया। मोहनलाल घर आकर सब कुछ अपनी पत्नी को बता देता है। भगवान जाने क्या लिखा है हमारे नसीब में। उधर 2 महीने हो गए हैं, साहूकार सुबह ही अपने पैसे लेने आया था, अब उसके पैसे कहाँ से देंगे? कर्ज में डूब चुके हैं हम और घर की हालत अलग बुरी हो चुकी है। क्या करूं? कोई रास्ता भी तो नहीं है कर्ज चुकाने का, कोई उधार भी नहीं देगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि मोहनलाल की जमीन बंजर हो गई। ये बात जब साहूकार को पता चली तो वो आग बबूला होकर मोहनलाल के घर का दरवाजा बजाने लगता है। दरवाजा खोल मोहनलाल। रोज तेरी पत्नी बोल देती है कि तू घर पर नहीं है, मुझे पता है कि तू घर पर ही है। आज तो मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। ये सुनकर मोहनलाल और उसकी पत्नी दोनों डर जाते हैं। तू उसे बोल दे कि मैं घर पर नहीं हूँ। रोज यही तो बोलती हूँ, उसे मुझ पर यकीन नहीं है। वो घर के अंदर आ जाएगा, मैं उसको कैसे रोकूंगी? ठीक है, फिर मैं दीवार से कूदकर यहाँ से भागकर कहीं छुप जाऊंगा, जिससे ना तो मुझे साहूकार का सामना करना पड़ेगा और ना ही मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इतना बोलकर मोहनलाल घर से गायब हो जाता है और लीला चिंता में आ जाती है। हे भगवान, ये कब तक ऐसे भागते रहेंगे? कब तक सामना नहीं करेंगे? मुझे फंसा कर कहाँ चले जाते हैं? उसके बाद मोहनलाल की पत्नी दरवाजा खोल देती है और साहूकार
पूरा घर तलाश करके तोड़ फोड़ कर देता है। अगर तेरा पति ऐसा ही करता रहा ना तो मैं उसको जान से मार डालूंगा, बोल देना अपने पति को। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और मोहनलाल से छुपते छुपते घर से हमेशा गायब रहने लगता है। 2-3 दिन में रात में छुपते छुपाते घर आता और सुबह होने से पहले घर से गायब हो जाता। और एक दिन साहूकार के बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है और वो अपने राज्य के राजा के दरबार में पहुंच जाता है। मदद कीजिए महाराज, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा धोखा युवक, बताओ, हम तुम्हारी अवश्य ही मदद करेंगे। महाराज, एक मोहनलाल नाम के किसान ने मुझसे पूरे 50,000 रुपए उधार लिए थे। ब्याज मिलाकर पूरे 70,000 रुपए हो गए हैं। जब भी मैं पैसे मांगने जाता हूँ वो गायब हो जाता है, मेरे सामने ही नहीं आता और ना ही मेरे पैसे देता है। उससे मेरे पैसे दिलवाए जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये तो बहुत गलत बात है। हम उससे तुम्हारा धन भी वापस करवाएंगे और उसे सजा भी देंगे ताकि वो आगे से यह गलती करने की सोचे भी ना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपकी जय हो। सिपाहियों, तुरंत जाओ और पूरे गांव में फैल जाओ और उस किसान को कैसे भी करके हमारे सामने पेश करो। हमें वो हर हाल में चाहिए। जो हुकुम महाराज। राजा के हुक्म के मुताबिक पूरे गांव में सिपाही फैल जाते हैं। मोहनलाल जो रास्ते से गुजर रहा था, दोनों सिपाहियों की बातें सुनकर सहम जाता है। हमें किसी भी हाल में किसान मोहनलाल को पकड़कर राजा के दरबार में पेश करना है, वरना महाराज हमसे नाराज होकर हमें भी सजा देंगे। हाँ, तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। आधे गांव में साहूकार के लोग उसे ढूंढ रहे हैं और आधे गांव में हम सब सिपाही। अब वो किसान मोहनलाल हमसे बच नहीं पाएगा, उसे साहूकार का कर्जा चुकाना ही होगा। ये सुनकर मोहनलाल डर जाता है। हे भगवान, ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। ऐसे तो ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे। अगर राजा के दरबार में पेश हुआ तो राजा मुझे बहुत बड़ी सजा सुनाएंगे। अब मैं क्या करूं, कहाँ छुपूं? इस सब से मोहनलाल चिंता में पड़ जाता है और छुपाने के लिए वहां से दूर निकल जाता है। चलते चलते बहुत समय बीत जाता है और वो किसी सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। सिपाहियों से बचते बचते बहुत दूर निकल आया हूँ। अब वो लोग तो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, पर अब बहुत भूख भी लगी है और प्यास भी। मेरे पास तो बस थोड़ा सा ही पानी है, इसे ही पी लेता हूँ। तभी उसे कोई रहस्यमयी आवाज सुनाई आती है। हे मनुष्य, मेरी मदद करो। बरसों से मुझ पर ना तो बारिश बरसी है और ना ही पानी की एक बूंद नसीब हुई। ना जाने किस बददुआ का शिकार हो गया हूँ, मेरी मदद करो। मदद? कैसी मदद? और तुम हो कौन? मुझे सिर्फ सुनाई दे रहे हो, नजर नहीं आ रहे हो। अपने सामने देखो, तुम्हारे सामने जो सूखा हुआ पेड़ है वो मैं ही हूँ। मेरी मदद करो ये इंसान, ये पानी मेरी जड़ों में डाल दो। बरसों से प्यासा हूँ, इसे पीकर तर हो जाऊंगा। ये देख मोहनलाल हैरान हो जाता है। कमाल है, पेड़ भी बोलते हैं। ये आज पहली बार ही देखा है। अगर मैं इसकी मदद करूंगा, ये पानी उसे दे दूंगा, तो मैं खुद प्यासा कैसे रहूंगा? मैं तुम्हारे मन की सारी बातें सुन सकता हूँ। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुमको चाहिए। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जीवन भर तुमको वो सब दूंगा जो तुमको चाहिए। वरदान मिलते ही मोहनलाल खुश हो जाता है और जल्दी से वो पानी पेड़ की जड़ में डाल देता है, जिससे पेड़ हरे रंग की बजाय सुनहरे रंग में बदल जाता है और सोने के ढेर सारे सिक्के पेड़ की जड़ से निकलकर जमीन पर गिरने लगते हैं, जिन्हें देख मोहनलाल खुशी से उछल पड़ता है। इतना सारा सोना! हे भगवान, ये तो कमाल ही हो गया। क्या ये सोना मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल। हे इंसान, मैं एक वरदानी पेड़ हूँ। तुमने मेरी मदद की है, मुझे नया जीवन दान दिया है। बदले में तुम जब चाहो मेरी जड़ों से सोना ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अब मैं बिना मेहनत किए धनी हो जाऊंगा। अब मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे।
मोहनलाल ढेर सारा सोना लेकर बाजार जाता है और बदले में पैसे लेकर सीधा साहूकार के घर पहुंच जाता है। तू यहाँ मेरे घर पर तो मुझसे माफी मांगकर अपना कर्जा माफ करवाने आया होगा ना? मैं तुझे हरगिज माफ नहीं करूंगा। तुझे अभी के अभी राजा के महल लेकर जाऊंगा। आप गलत सोच रहे हैं साहूकार साहब। मैं माफी मांगने नहीं बल्कि आपसे लिया हुआ धन आपको वापस करने आया हूँ। 50,000 लिए थे ना मैंने, और 20,000 का ब्याज था, यानी 70,000। मैं पूरे 1 लाख रुपए आपको दूंगा। तू पी के आया है क्या? तेरे पास इतना धन कहां से आ गया भला? मोहनलाल साहूकार को पूरे 1 लाख रुपए दे देता है, जिसे देख साहूकार हैरान हो जाता है कि आखिर रातों रात इसमें इतना धन कैसे आया। बाकी का धन लेकर वो अपने घर पहुंच जाता है और धन अपनी पत्नी को दे देता है। इतना सारा धन ये आपके पास कहाँ से आया जी? एक बहुत अच्छा काम मिला है, करना भी ज्यादा कुछ नहीं है बस, पर पैसा बहुत अच्छा है। ये मैं उनसे एडवांस में लेके आया हूँ, साहूकार का कर्ज जो देना था। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है जी। तू सही कह रही है, अब चिंता छोड़ दे, अब सब अच्छा होगा। अब आपको साहूकार से छुपना नहीं पड़ेगा और हमारे अच्छे दिन भी शुरू हो जाएंगे। मोहनलाल अपनी पत्नी से सच छुपा लेता है। उसकी पत्नी को लगता है कि कहानी खत्म हो गई, पर अभी तो सब कुछ शुरू ही हुआ था। मोहनलाल इस बुरे समय से गुजरने के बाद बदल चुका था। उसके मन में बिना मेहनत करे लालचा का घर जाग चुका था। जब जब मैंने मेहनत की, मैंने ठोकरें ही खाई हैं। सबने मेरा फायदा उठाया और मेरे बुरे समय पर कोई मेरे काम नहीं आया। इसीलिए अब मैं भी बहुत धनी बनूंगा और सबके जैसा मतलबी इंसान ही बनूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहनलाल उस पेड़ से मिले वरदान से बहुत सारा सोना लेकर गांव में सबसे ज्यादा धनी इंसान बन जाता है, जिसे देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वो वही उसका भाई कमल जब वापस आया तो दंग रह गया, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं है, मेहनती है, इसीलिए धनी हो गए। एक आप हो, मोहनलाल भाई साहब को सड़क पे ले आके उनके पैसों से शहर में काम शुरू किया और सब डुबा के आ गए। पूरे गांव में ये मोहनलाल के ही चर्चे थे, पर मोहनलाल अब भी खुश नहीं था। मैं धनी तो बन गया, पर मुझे सबसे ज्यादा धनी बनना है, यहाँ के राजा से भी ज्यादा धनी, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग राजा के पास नहीं मेरे पास आए, मेरे पास सर झुकाएं। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे राजा से भी ज्यादा अधिक धन चाहिए। मन में यही लालच लिए मोहनलाल उस वरदानी पेड़ के पास पहुंच जाता है। जब भी इस पेड़ से सोना लेता हूँ, ये मुझे थोड़े से सिक्के ही देता है, पर मुझे सिक्के नहीं, खजाना चाहिए। उसके लिए मैं ये पेड़ ही काट देता हूँ। इस पेड़ के नीचे जितना भी खजाना छुपा हुआ है, सारा एक साथ निकाल लूंगा और उस धन से राजा से भी बड़ा अपना महल बनाऊंगा। लालच में अंधा होकर मोहनलाल वो पेड़ काट देता है और पेड़ के नीचे खजाना ढूंढने लगता है, पर वहां सिवाय मिट्टी के उसे कुछ भी नहीं मिला, जिसे देख मोहनलाल अपना सिर पीट लेता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने लालच में आकर जिस पेड़ ने मेरा जीवन बदला, मैंने उसे ही काट कर फेंक दिया। मेरा लालच मुझे ही ले डूबा। अब सिक्के क्या, बिना मेहनत मुझे रुपए भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद मोहनलाल का सारा धन खत्म हो जाता है और मोहनलाल फिर से उसी गरीबी में आ जाता है और लोगों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो जाता है। तो देखा आपने, जितना मिले उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि लालच अच्छे से अच्छे को बर्बाद कर सकता है।